Good afternoon, student. Yesterday, your topic was charge to mass ratio of electron. इस पे मैंने कल एक डायग्राम बनाया था और उस डायग्राम को बना करके मैंने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हुए एक डेरिवेशन बनाया था। उस पर फार्मूला भी एक दिया था E/m इक्वल टू E अपॉन v²r, जो E/m की वैल्यू को फाइंड आउट करता है। अब वैसे तो E/m की जो वैल्यू होती है जे थॉमसन ने जो निकाली, E/m इक्वल टू 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये जे थॉमसन ने इसको फाइंड आउट कर दिया। ये आपको लर्न करना पड़ेगा और न्यूमेरिकल पोर्शन में ये दिया भी रहेगा, अगर आप लर्न कर लेते हैं तो बेस्ट है। बट टुडे हम थोड़ा सा और उसको एक्सप्लेन करेंगे। जो कल हमने डायग्राम बना करके आपको डेरिवेशन समझाया था, उस डायग्राम को थोड़ा सा हम और डीप ले जाएंगे, कुछ पॉइंट्स उसमें और आपको बताएंगे। सो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, सो in 1897 यानी 1897 में ब्रिटिश भौतिक शास्त्री, ब्रिटिश फिजिसिस्ट हैं जे थॉमसन, उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के रेशियो को मेज़र किया था। और वो रेशियो की जो मेज़र उन्होंने किया था उसकी वैल्यू ये है जो इन्होंने निकाला था। कल तो मैंने इस पर डिस्कस करके आपको डेरिवेशन बताया था। उस डेरिवेशन में E/m की जो वैल्यू आती है एग्जैक्ट वो ये है 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। अगर हम इसको ग्राम में चेंज करना चाहेंगे तो 10⁸ हो जाएगा। क्लियर? तो ये E/m यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का रेशियो को जो फाइंड आउट किया था या मेजर किया था, वो किया था जे थॉमसन ने इन 1897। क्लियर? कैसे किया था? उन्होंने कैथोड रेज ट्यूब यूज़ किया, उस पर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द पैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको अप्लाई किया। फिर उससे उन्होंने डेविएशन देखा कि जो पार्टिकल्स हैं फ्रॉम देयर पैथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, वो कैसे डिपेंड कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको पूरा एक्सपेरिमेंट दिया था, जो मैंने कल डिस्कस किया था, स्टडी पूरा बनाया था। अपने उस वीडियो को आप एक दो बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो इन्होंने निकाला वो कैसे डिपेंड कर रहा है, तो उसकी कुछ पॉइंट्स हैं, 1-2 पॉइंट्स हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल। अब जो पार्टिकल है, अब ये पार्टिकल क्या है? पार्टिकल वही जो कैथोड रेज जिससे बनी हुई है, और कैथोड रेज जो जिस पार्टिकल से बनी है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और उस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज का हमें क्या देखना है? मैग्नीट्यूड। क्लियर? मैग्नीट्यूड आप जानते हो, परिमाण। सो ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल, यानी पार्टिकल्स पर जो नेगेटिव चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो जितना ज्यादा होगा, वो जितना ग्रेटर होगा। सो ग्रेटर इज द इंट्रैक्शन, इसका मतलब इंट्रैक्शन भी उतना ही ग्रेटर होगा विद द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। किसके साथ? मैग्नेटिक और अथवा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी दोनों में से हम किसी को भी, कल जब डिस्कस कर रहे थे पूरे डायग्राम के साथ, तो हमने दोनों साथ बनाया था। साउथ पोल नॉर्थ पोल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया था, और फिर कैथोड और एनोड लगा करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया था। दोनों को साथ में लेते हुए हमने इसको परपेंडिकुलर ड्राइव किया था। सो जब ड्राइव कर रहे थे तो ये पॉइंट्स आपका वहाँ से निकल के आता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, यानी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा। और कब इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा कि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को हम जितना ज़्यादा ग्रेटर करेंगे उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। इस पॉइंट को हम और अच्छे से सिंपल भाषा में समझते हैं। कैथोड प्लेट से निकल करके जा रही है जो इनविजिबल है। क्लियर?
हमने फील्ड लगाया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में से एक फील्ड को हम जैसे लगाते हैं तो वो जितना ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में से किसी की जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन फील्ड जितना ज़्यादा होगा वो, और साथ में उस पार्टिकल पर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, वो कितना ज़्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल, ग्रेटर इज द इंटरेक्शन ग्रेटर होगा विद द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एंड दस ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन, उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। सेकेंड पॉइंट में बात लेते हैं, मास के अकॉर्डिंग लेते हैं कि पार्टिकल जो है उस पार्टिकल का अगर मास लाइटर बहुत कम है, सो लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। ये पॉइंट तो सबसे इजी है, आपको पता ही है कि पार्टिकल जितना हल्का होगा, जितना कम मास होगा, जितना उसका वेट कम होगा, उसका डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। वेट जितना ज़्यादा होगा, डिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा, राइट। सो लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। पॉइंट थर्ड की हम बात कर लेते हैं। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो हम इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कम है या ज़्यादा है, हम इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। सो द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पैथ, क्या मतलब हुआ कि जो कैथोड रेज से निकल, कैथोड रेज जो इनविजिबल रेज जा रही है, जो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, उन पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दें तो डिफ्लेक्शन भी, यानी डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पैथ इंक्रीजेस, यानी अपने ओरिजिनल पैथ से उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज, अब वोल्टेज की बात कर रहा है तो सीधी सी बात इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, यानी हम अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स वोल्टेज को इंक्रीज करें, और अथवा द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, उसको हम स्ट्रेंथ उसकी बढ़ा दें, तो निश्चित रूप से है कि जो पैथ है, ओरिजिनल पैथ है इलेक्ट्रॉन्स का, वो डिफ्लेक्शन उसका इंक्रीज हो जाएगा। हमने बनाया भी था फिगर में, आप लास्ट वीडियो में देखेंगे तो उसमें हमने 2 पॉइंट बनाए थे, एक्स एंड वाई। एक्स एंड, तो एक पॉइंट तो सीधे सीधे चल रहा है, आपकी आप एनसीईआरटी बुक देखें तो एनसीईआरटी में जो फिगर बना है, फिगर 2.2, फिगर 2.2 में 3 पॉइंट्स दिया गया है। एक सीधे सीधे चल रहा है अपने ओरिजिनल पैथ में जो बी पॉइंट है, और फिर एक पे इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया गया और एक पे मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है, यानी दोनों की स्ट्रेंथ लेते हैं तो एक पे जाता है डिफ्लेक्शन ए की तरफ और एक पे जाता है बी की तरफ। सो ये 3 पॉइंट्स आपके निकल के यहाँ से आते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्लियर समझ में आया होगा। ये ध्यान रखेंगे कि जे थॉमसन ने 1897 में E/m की वैल्यू को फाइंड किया और इसकी वैल्यू कितनी थी 1.758820 × 10⁻11 कूलम्ब पर किलोग्राम। ओके स्टूडेंट।